अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जनाब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी क्या हो रहा है, क्या हालात हैं आजकल? हालात बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हालात क्यों अच्छे हैं, जल्दी से बताइए। जी हालात हमारे क्यों अच्छे हैं? हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए, हालात हमेशा अच्छे रहेंगे। बहुत आसान सा इसके लिए मेरी तरफ से एक नुस्खा कह लीजिए या एक टिप कह लीजिए, ठीक है ना। अच्छा जी, तो आज हम किस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं? उर्दू की क्लास को, बिल्कुल ठीक। और आज उर्दू की क्लास में हमारे पास क्या काम है? आज उर्दू की क्लास में हम एक और नई मश्क शुरू करेंगे, और वो कौन सी होगी ये जानने के लिए आप अपनी किताब का पेज नंबर 29 सफ़ा नंबर 29 खोल लीजिए, ठीक है। और आपको पता है कि ये मश्क कौन से सबक से है? ये है सबक नंबर 6 से, जिसका नाम है पुल से मुलाकात। आज हम देखते हैं कि आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो आपके पास पेज नंबर 29 सफ़ा नंबर 29 पे क्या मौजूद है भाई? सबसे पहले तो तफ़हीम की मश्क है, वो हम अपनी पिछली क्लास में मुकम्मल कर चुके हैं, और उम्मीद है कि आपने भी अपना वो काम मुकम्मल कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रामर की एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, तो आज हम इस पे बात करेंगे, ठीक है ना। क्या है, चलें देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है साबक़े और लाहक़े। पता है आपको साबक़े लाहक़े क्या होता है? कभी सुना है ये नाम आपने, साबक़ा लाहक़ा? नहीं? अगर नहीं सुना तो मैं आपको समझा दूंगी, अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो पता है आपको पहले से। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं। यहाँ हमसे कह रहे हैं मुरक्कब लफ्ज़ बनाने के लिए हम दो बामाने अल्फाज को मिलाकर एक नया लफ्ज़ बनाते हैं। मुरक्कबात की ही एक किस्म साबक़े और लाहक़े है। इन मुरक्कब अल्फाज में हम एक लफ्ज़ से पहले या बाद में कभी बामाने या कभी बेमायने लफ्ज़ मिलाकर एक नया लफ्ज़ बनाते हैं। लफ्ज़ से पहले आने वाले अल्फाज को साबक़े कहा जाता है, और बाद में आने वाले अल्फाज को लाहक़े कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। साबक़े और लाहक़े, मुरक्कब लफ्ज़, दो अल्फाज मिलके एक नया लफ्ज़ बनाते हैं, उसे हम मुरक्कब अल्फाज कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमसे बताया गया कि साबक़े लाहक़े, आपको पता है बाज़ औक़ात किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाकर इससे एक नया लफ्ज़ बना लिया जाता है। इस अलामत को साबक़ा कहते हैं, ठीक है, साबक़े कहते हैं, जो शुरू में लगती है, पहले लगती है। नया लफ्ज़ बनाने के लिए हम शुरू में कोई लफ्ज़ लगा देते हैं, तो उससे हम नया लफ्ज़ बना लेते हैं, जिसे हम साबक़े कहते हैं। इसकी मिसालें कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक साबक़ा मैंने सोचा अन, ठीक है। अब अन के साथ शुरू में अन लगेगा, और अन के साथ आगे हम अल्फाज बदल के नए अल्फाज बना लेंगे। क्या बनाए हम? जैसे अन है, अन के साथ मैंने पढ़ मिलाया, तो क्या बन गया? अनपढ़। ये मुरक्कब लफ्ज़ बन गया, यानी दो अल्फाज मिलके एक नया लफ्ज़ बन गया। फिर मैंने कहा अनथक, यानी थक के साथ मैंने शुरू में अन लगा दिया, तो ये भी साबक़ा है, अन साबक़ा है आपका, अनथक। और फिर मैंने अनगिनत, ठीक है, साबक़ा अन इस्तेमाल किया, साथ में अल्फाज बदला, गिनत और अनगिनत, ठीक है। इस तरह से हमने अन को साबक़ा हमारे पास मौजूद था, इससे हमने मुख्तलिफ़ अल्फाज बना लिए। इसी तरह हमारे पास बा एक साबक़ा मौजूद है। बा को शुरू में हम लगाएं और उसके साथ आगे मुख्तलिफ़ अल्फाज लगाते रहें, तो हम बहुत सारे नए अल्फाज बना लेते हैं। कौन कौन से? बा के साथ हम मिलाएं अदब, तो क्या बना? बा अदब। उसूल, बा उसूल। असर, बा असर, ठीक है। अच्छा, और हम कह सकते हैं खुश, एक साबक़ा है। खुश के साथ हम बहुत सारे अल्फाज मिला सकते हैं नए अल्फाज बनाने के लिए। खुश नसीब, खुश इखलाक, खुश किस्मत। इन तमाम अल्फाज में खुश हमारा साबक़ा है, जो शुरू में आया है, और उसके शुरू में आने से हमने आगे का अगला लफ्ज़ बदल के नए अल्फाज बना लिए हैं। फिर इसके अलावा खुद एक साबक़ा है। खुद के साथ हम कौन से लफ्ज़ लगा सकते हैं? खुद गर्ज़, और खुद सर, खुद शनास,
ٹھیک ہے، تو یہ جو شروع میں لگ رہا ہے یہ آپ کا سابقہ کہلاتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ لاحقے کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے یہاں بات کی تھی کہ کوئی علامت جب شروع میں لگائی جائے نئے الفاظ بنانے کے لیے وہ سابقہ کہلاتی ہے، تو اسی طرح جب کوئی علامت کسی لفظ کے آخر میں لگا کر اس سے نیا لفظ بنایا جائے تو اسے ہم لاحقے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو شروع میں لگتی ہے وہ سابقہ کہلاتی ہے، سابقہ کہلاتی ہے، اور جو آخر میں لگتی ہے وہ لاحقہ کہلاتی ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، انگیز ایک لفظ ہے، لاحقہ ہے، تو انگیز کو ہم نے آخر میں لگایا اور ہم نے شروع میں الفاظ بدلے۔ کون کون سے؟ ہم نے انگیز سے بنایا حیرت انگیز، درد انگیز، فکر انگیز، ٹھیک ہے، یعنی انگیز ہمارے پاس سیم رہا اور شروع کے الفاظ بدل کے ہم نے نئے الفاظ ترتیب دے دیے۔ اور مثالیں کون سی ہیں؟ پسند ایک لاحقہ ہے ہمارا، پسند، اس کے ساتھ ہم کون سے نئے الفاظ بنا لیتے ہیں؟ دل پسند، ترقی پسند، شہرت پسند، ٹھیک ہے۔ اور دار یہ بھی ایک لاحقہ ہے، اس کے ساتھ ہم کون سے نئے لفظ بنا سکتے ہیں؟ مالدار، زمیندار، دلدار، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی دار ہمارا لاحقہ ہے اور اس کے ساتھ شروع میں ہم نے الفاظ بدلے تو بہت سارے نئے لفظ ہم بناتے چلے گئے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے زدہ۔ اب زدہ ایک لاحقہ ہے، اس کے ساتھ ہم نے شروع میں لگا دیا غم تو بن گیا غم زدہ، ہم نے لگا دیا مصیبت تو بن گیا مصیبت زدہ، ہم نے لگا دیا آفت تو بن گیا آفت زدہ، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو سابقے اور لاحقے؟ اور آپ کو پتہ ہے سابقے اور لاحقے زبان کا ایک بہت اہم حصہ ہوتے ہیں، ان کی بدولت ہم بہت سے نئے الفاظ بنا سکتے ہیں جس سے زبان میں کافی وسعت یعنی زبان میں کافی پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے، یعنی بہت الفاظ ہم اکٹھے کر لیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سابقے لاحقے کی جو آج ہم نے مشق جس کی بات کی ہے، اس کا ڈسکشن کیا ہے، یہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ اس کی مشق ہم آگے اگلی کلاس میں پوری کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ڈسکشن ہم نے کیا ہے، جو آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ سابقے لاحقے کیا ہوتے ہیں، اس کی ایک وائس ریکارڈنگ بنائیے گا اور اپنی ٹیچر کو سینڈ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔